गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और कक्षा 10 का जो अध्याय 3 है जो आनुवांशिकी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आनुवांशिकी को अंग्रेजी भाषा में जेनेटिक्स कहते हैं। तो आनुवांशिकी क्या है इसके बारे में सबसे पहले इसका अर्थ और परिभाषा समझते हैं। आनुवांशिकी है का अर्थ होता है लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नता। लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नता। लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन हम आनुवांशिकी के तहत करते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लक्षणों की वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले जो दिया था वो बेटसन वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन आनुवांशिकता के प्रयोग सबसे पहले मेंडल वैज्ञानिक ने दिए थे, इसलिए मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकता का जो पिता है उसे बेटसन कहते हैं। तो दो प्रश्न हमारे पास सामने स्पष्ट हुए हैं। पहले आनुवांशिकता का पिता जो होता है उस पर तो आता है मेंडल आंसर, और आधुनिक आनुवांशिकता का जो पिता का प्रश्न होता है उसमें बेटसन होता है। इस आनुवांशिकता से संबंधित हम जब पढ़ेंगे तो आनुवांशिकता से संबंधित हम तीन महत्वपूर्ण बातें तीन है कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, अर्थात जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति होती है, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक दूसरा पॉइंट यह है कि वंशागति क्या होती है। वंशागति को हेरिडिटी भी कहते हैं। अर्थात हेरिडिटी शब्द दिया था वो स्पेंसर वैज्ञानिक ने दिया था। स्पेंसर ने सबसे पहले हेरिडिटी का अर्थ बताया कि वंशागति क्या, वे आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हुए उस प्रोसीजर को वंशागति कहते हैं। यानी आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। तीसरा पॉइंट है वो है विभिन्नता। विभिन्नता क्या है? विभिन्नता का अर्थ यह है कि किस प्रकार जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी भिन्न पाई जाती है, अर्थात किसी न किसी कारणवश माता पिता से संतान में भिन्न लक्षण आ जाते हैं। इस भिन्न लक्षण को ही विभिन्नता कहते हैं। हम सबसे पहले आनुवांशिकी से संबंधित जो शाखा है उसके बारे में अध्ययन करें, क्योंकि आनुवांशिकता का अध्ययन सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने किया था वो था मेंडल, और मेंडल के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग संबंधित अपने प्रयोग किए थे। उस पादप का जिसका चयन किया था उस पादप का नाम था मटर के पादप। मटर के पादप पर अपने संकरण प्रयोग किए गए थे, और मटर के पादप का जो वनस्पति नाम है, बॉटनिकल नेम है या वैज्ञानिक नेम है, उसे है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पादप पर इसने क्या किए, अपने संकरण प्रयोग किए, और संकरण प्रयोगों का जब सांख्यिकी विश्लेषण किया तो इन्होंने उन सांख्यिकी विश्लेषणों के आधार पर 3 नियम दिए थे। उन 3 नियम क्या था? पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपवहन का नियम। सबसे पहले हम इन नियमों का अगर सांख्यिकी विश्लेषण करें या नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उससे पहले मेंडल का हमें जीवन परिचय का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो मेंडल का जीवन परिचय क्या है? मेंडल का जीवन परिचय में सबसे पहले हम करते हैं कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। मेंडल का पूरा नाम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल
इस मेंडल को ग्रेगर जो थी इसको क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। आगे इसका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को हुआ था। जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का नाम था हेजनडॉर्फ। हेजनडॉर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में, हेजनडॉर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में। जिस देश का रहने वाला था उस देश का नाम था ये ऑस्ट्रिया। जिस देश का रहने वाला था उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया, जिसको वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया के नाम से भी जाना जाता है। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जीवनी, क्योंकि मेंडल था प्रारंभ में ही इसका जीवन था, एक कृषक परिवार से ये संबंधित थे। कृषक परिवार में के साथ साथ ये क्या करते थे, बागवानी का कार्य भी ये लगातार करते थे। मेंडल ने अपना अध्ययन जो कार्य प्रारंभ किया था वो मेंडल अपना जीवन में क्या करते थे, ये एक ब्रून शहर के चर्च में एक पादरी का कार्य करते थे। ब्रून शहर के चर्च में एक पादरी का कार्य करते थे। साथ ही साथ उस चर्च के अंतर्गत क्या करते थे, ये प्राकृतिक विज्ञान विषय का अध्ययन भी कराते थे। प्राकृतिक विज्ञान विषय का अध्यापन का कार्य करते थे। इस अध्यापन कार्य के दौरान ये क्या करते थे, उच्च अध्ययन भी करते थे। साथ ही साथ उसमें ये बागवानी के तहत कुछ पादपों पर ये अपने प्रयोग प्रारंभ करते थे, शोध कार्य करते रहते थे। तो शोध कार्य के दौरान जब इन्होंने क्या किया, इसने मटर के पादप को आधार मानकर मटर के पादप पर अपने संकरण प्रयोग प्रारंभ किए। और संकरण प्रयोग के साथ साथ जब मटर के पादप को इन्होंने आधार बनाया तो मटर के पादप का जब इन्होंने सांख्यिकी विश्लेषण किया तो मटर के पादप पर अपने प्रयोग प्रारंभ कर दिए। तो इन्होंने पादपों का जो अपने संकरण प्रयोग का जो शीर्षक लिखा था वो लिखा था पादपों में संकरण प्रयोग। पादपों में संकरण प्रयोग, इसको क्या किया, इसने आधार बनाया। और पादपों में संकरण प्रयोग को आधार बनाकर क्या किया, इसने मटर के पादप के सांख्यिकी विश्लेषण करके कुछ आंकड़े तैयार किए। उन आंकड़ों को इसने ब्रून शहर की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उस पत्रिका का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के नाम से एक पत्रिका ब्रून शहर में, यह 1 वर्षीय पत्रिका थी, 1 साल के अंदर कभी कभी बार प्रकाशित होती थी। इसने अपने पादप संकरण प्रयोग के जो आंकड़े थे इस पत्रिका के अंतर्गत प्रकाशित किए थे। और प्रकाशित के बाद में जब इन्होंने आंकड़ों का प्रकाशन किया तो उस समय तक कोई भी वैज्ञानिक ने इस मेंडल के आंकड़ों को नहीं समझ पाया था। नहीं समझ पाने के कारण मेंडल के को इस चीज का श्रेय इनके जीवन अवधि में नहीं मिल पाया। जब मेंडल की मृत्यु 1884 के अंतर्गत हुई थी, इसके पश्चात मृत्यु के 35 वर्ष पश्चात 3 वैज्ञानिक हुए। उन 3 वैज्ञानिकों ने, एक तो हॉलैंड का हुगो डीवरीज था, जर्मनी का कार्ल स्कोरेंज था और ऑस्ट्रिया का सेरेमिक वैज्ञानिक ने वही मटर के पादप पर अपने सांख्यिकी विश्लेषण किए। और सांख्यिकी विश्लेषण के पश्चात जब इन्होंने निष्कर्ष निकाले, अपने आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया तो वही निष्कर्ष प्राप्त किया जो मेंडल ने 35 वर्ष पहले किए थे। इसलिए मेंडल को तो आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। और क्योंकि हुगो डीवरीज ने, कार्ल स्कोरेंज ने और सेरेमिक ने इस आनुवंशिकता की पुनः खोज की थी, इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को पुनः खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि मेंडल ने उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम पादप का ही चयन क्यों किया? क्योंकि ये दूसरे पादप का भी चयन कर सकता था और इनको अपना सांख्यिकी विश्लेषण के आंकड़े जो प्रस्तुत किए थे वो पूर्णतः शुद्ध सही थे या गलत थे। इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने ये प्रश्न लगाया कि मेंडल को सफलता के क्या कारण थे, कि मेंडल को सफलता के कारण थे उसके बारे में ये भी प्रश्न कई बार आता है कि मेंडल ने जब सफलता के क्या कारण रहे, मेंडल ने की सफलता के क्या कारण है,
मेंडल ने जब अपने संकरण प्रयोग प्रारंभ किया गया था, तो मेंडल ने संकरण प्रयोग के दौरान जिस पादप का चयन किया था, वो पादप का चयन उचित ढंग से किया गया था, क्योंकि जो पादप था वो 1 वर्षीय शाक था। 1 वर्ष के अंतर्गत वो मेंडल की सफलता के कारण, क्योंकि मेंडल ने जिस पादप का चयन किया था वो बड़ी सावधानी पूर्वक किया था। सावधानी पूर्वक का मतलब यह है कि यदि मेंडल एक ऐसा पादप का चयन करता था जो बहुवर्षीय था, यानी उसको उगने के अंदर ज्यादा समय लगता, फिर बड़ा होता, फल उसको 15-20 साल में यदि वो अध्ययन करता, तो वो अपने सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था। इसलिए मेंडल ने सबसे पहले बात तो ये थी कि उचित पादप का चयन किया। उचित पादप का चयन यानी चयन ही उचित तरीके से किया था, क्योंकि 1 वर्ष के अंतर्गत इस पादप को उगा भी सकते थे, उगने के बाद में फल फूल आ जाते थे और जीर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता था। दूसरी बात समय जब मेंडल ने अपने पादपों का संकरण प्रयोग किया था, उस समय उसने 1 लक्षण का ही वंशागति का अध्ययन किया था। एक साथ में 1 लक्षण की ही वंशागति की थी वंशागति। इसलिए आंकड़ों में किसी प्रकार का कंटामिनेंट नहीं आया। तीसरा बात था कि इन्होंने जब 1 लक्षण की वंशागति की थी, इसलिए उनका आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण भी बड़ी सावधानी पूर्वक किया गया। तो ये 3 पॉइंट हैं आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण। आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण। तो 3 पॉइंटों के आधार पर मेंडल को सफलता मिली। पॉइंट नंबर 1 उचित पादप का चयन, दूसरा है एक साथ 1 लक्षण की वंशागति का अध्ययन, दूसरा है आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण बड़ी सावधानी पूर्वक किया गया था। अब एक प्रश्न दूसरा यह है कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों? दूसरे पादप का भी चयन कर सकता, मटर के पादप का ही चयन क्यों? इसके भी मेंडल ने कारण दिया था। फर्स्ट कारण यह था कि मेंडल का जो पादप उद्यान मटर यानी मटर का जो पादप था वो 1 वर्षीय था, 1 वर्षीय शाक था। दूसरा पॉइंट ये था कि मेंडल के पादप में द्विलिंगी पुष्प थे। मेंडल के पादप में द्विलिंगी पुष्प थे। तीसरा कारण यह था कि मेंडल में विपुंसन विधि के द्वारा स्वपरागण किया जा सकता था। विपुंसन विधि के द्वारा स्वपरागण किया जा सकता था। और चौथा कारण यह था कि इसमें विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे। विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे, अन्य पादपों के अंदर विपर्यासी लक्षणों का चयन नहीं कर पाया था, इसलिए मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन किया। मटर के पादप का चयन करने के पश्चात मेंडल ने क्या किया कि मटर के पादप का जब चयन किया था तो उस समय मेंडल ने मटर के पादप में 34 विपर्यासी लक्षणों को देखा। मेंडल ने मटर के पादप में 34 विपर्यासी लक्षणों का जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोग के अंतर्गत 7 लक्षणों को आधार बनाया। 7 लक्षणों को आधार बनाया। ये 7 लक्षण अति महत्वपूर्ण है। पहला जो लक्षण लिया था वो पादप की लंबाई ली थी, पादप की लंबाई। नंबर 2 था वो था पुष्प की स्थिति। तीसरा था पुष्प का रंग। चौथा था फली का आकार। 5वां था फली का रंग। 6ठा था बीज पत्र का आकार और 7वां था बीज पत्र का रंग। इन 7 लक्षणों को आधार मानते हुए मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किए थे। इन 7 लक्षणों में भी उन्होंने, क्योंकि ये लक्षण जो पाए गए थे वो विपर्यासी थे, इसलिए एक लक्षण तो प्रभावी था और दूसरा लक्षण अप्रभावी था। जब उसने लंबाई की लक्षण को आधार माना पादप के को,
तो पादप का प्रभावी लक्षण होता है वो लंबा होता है और अप्रभावी लक्षण होता है उसको बौना। तीसरा है, यदि पुष्प की स्थिति के बारे में यदि आधार बनाते तो प्रभावी लक्षण होता है कक्षीय और ये होता है शीर्षस्थ। पुष्प के रंग की बात करते हैं तो प्रभावी लक्षण होता है वो बैंगनी होता है और अप्रभावी लक्षण होता है वो सफेद होता है। चौथा लेते हैं फली का आकार। तो फली का आकार या तो फली होती है फूली हुई होती है या चपटी होती है। अप्रभावी में क्यों? फली का रंग देखते हैं तो यहाँ फली का रंग देखते हैं, यहाँ होता है हरा होता है और प्रभावी अप्रभावी में होता है पीला। यदि बीज पत्र का आकार देखते हैं तो बीज पत्र के प्रभावी लक्षण होता है वो गोलाकार होता है, तो ये होता है झुर्रीदार। और बीज पत्र का रंग की बात करते हैं तो ये होता है प्रभावी में पीला होता है और ये होता है हरा। इन 7 लक्षणों को आधार मानकर ही मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किए और उन्होंने संकरण प्रयोग में इन गुणों के आधार पर अपना सांख्यिकी विश्लेषण किया जिसके कारण उन्हें सफलता मिली। अब मेंडल ने इन 7 लक्षणों के आधार पर 3 नियम दिए थे जिसे मेंडलवाद के नाम से ही जाना जाता है, मेंडलिज्म जाना जाता है। 3 लक्षण कौन कौन से हैं? ये 3 नियम कौन कौन से हैं? वो है, एक है प्रभाविता का नियम, एक दिया था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम दिया था। दूसरा जो नियम दिया था वो पृथक्करण का नियम दिया था, का नियम दिया था। और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले हम इन तीनों नियमों का अध्ययन करना चाहें उससे पहले, क्योंकि इन तीनों नियमों के अंतर्गत हमें कुछ मेंडल की आनुवंशिकी की कुछ शब्दावली का अध्ययन अति आवश्यक है। तो आनुवंशिकी में सबसे पहले हम इन नियमों का अध्ययन करेंगे, उससे पहले कुछ शब्दावली का अर्थ या परिभाषा को समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले शब्द आता है जीन। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जो दिया था वो जॉनसन वैज्ञानिक ने दिया था और जॉनसन वैज्ञानिक ने जीन की परिभाषा बताई कि जीन वह कारक होता है जिसमें आनुवंशिक लक्षण निहित होते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है। दूसरा जो शब्द है वो है एलील। एलील क्या होते हैं? एलील या युग्म विकल्पी भी होता है। एलील का अर्थ होता है कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप। परिभाषा क्या है कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। दूसरा है समयुग्मजी। समयुग्मजी कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप, जैसे एक होता है प्रभावी युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी है, एक है समयुग्मजी। अब समयुग्मजी के साथ ही तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है विषमयुग्मजी। इन दोनों की परिभाषा लगभग समान है, एक शब्द का अंतर है कि समयुग्मजी का अर्थ है किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी एक समान हो। किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि समान हो तो उसे समयुग्मजी, जैसे कह सकते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी। यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि असमान हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे कहते हैं विषमयुग्मजी और उसे कहते हैं समयुग्मजी। अगला पॉइंट और आता है, एक है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप इसे हम फिनोटाइप भी कहते हैं। किसी जीव की बाह्य प्रतीति, किसी जीव को बाह्य रूप से पहचानना, बाह्य प्रतीति लक्षण प्रारूप कहलाता है। और छठा पॉइंट है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप को हम कहते हैं जीनोटाइप
जीनोटाइप का अर्थ होता है किसी जीव की आनुवंशिकी संरचना, अर्थात किसी जीन की जीनी प्रति होती है उसे जीन प्रारूप कहते हैं। आनुवंशिकी संरचना यानी जीनी संरचना उसे कहते हैं जीन प्रारूप। अब है प्रभावी लक्षण, अगला पॉइंट आता है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो F1 PD में प्रकट होते हैं, F1 PD में दिखाई देते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो F1 PD में प्रकट नहीं होते हैं। F1 PD में प्रकट नहीं होते हैं, वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगला है एक संकर संकरण। जब एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एक संकर संकरण। यदि द्विसंकर संकरण बात है तो हम दो लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं। यदि त्रिसंकर संकरण की बात है तो इसमें तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, और यदि बहुसंकर संकरण की बात है तो इसमें तीन से अधिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। अगला है परीक्षण संकरण। ये परीक्षण संकरण का जो परिभाषा है ये अति महत्वपूर्ण है और इसे हमें अति ध्यान से पढ़ना है। परीक्षण संकरण क्या है? परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण का मतलब है कि जब F1 PD के पादप का हम संकरण किसी अप्रभावी जनक से कराते हैं, F1 PD के यानी विषम युग्मजी होता है इस F1 PD में, इसमें पादप होता है वो विषम युग्मजी होता है, अर्थात कैपिटल T स्मॉल t होता है। जब विषम युग्मजी पादप का अप्रभावी जनक से संकरण कराते हैं तो उसे बोलते हैं परीक्षण संकरण। अगला है बाह्य संकरण। बाह्य संकरण में क्या होता है? जब F1 PD का संकरण किसी प्रभावी जनक के साथ कराते हैं, यानी कैपिटल T स्मॉल t है तो यहां पर प्रभावी का मतलब हो कैपिटल T से, और यहां अप्रभावी का मतलब हो जाता है तो यहां स्मॉल t से होता है। तो एक परीक्षण संकरण बहुत महत्वपूर्ण है कि जब F1 PD होती है विषम युग्मजी यानी एक बड़ा एक छोटा, F1 PD का संकरण जब अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इस संकरण को कहते हैं परीक्षण संकरण। और अगला होता है बाह्य संकरण। जब F1 PD का संकरण प्रभावी जनक से कराते हैं तो इसे कहते हैं बाह्य संकरण। अब होती है जनक पीढ़ी। क्या है जनक पीढ़ी? का मतलब यह है कि जो लक्षण माता पिता से संतान में आते हैं तो संतान की जो जनक पीढ़ी हुई वो माता पिता हुई, अर्थात संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं जनक पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्या होती है? प्रथम संकरण पीढ़ी को F1 पीढ़ी के नाम से जाना जाता है और F2 पीढ़ी को द्वितीय संकरण पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। अब है एक संकर संकरण अनुपात। जब एक जोड़ी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं तो इस वंशानुगति में जो लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप का अनुपात आता है उसे एक संकर संकरण अनुपात कहते हैं। और द्विसंकर संकरण अनुपात क्या होता है? जब दो जोड़ी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं और उसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात आता है उसे द्विसंकर संकरण अनुपात कहते हैं। थैंक यू। इससे अध्याय का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज इतना ही अध्ययन करते हैं।